हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देख रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान भर्ती परीक्षा 2015 के हल प्रश्न पत्र को। इस परीक्षा का आयोजन कराया गया था जुलाई 2016 में। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या नेट जेआरएफ की, तब आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप लोग अगर आरपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की दे रहे हैं या नेट जेआरएफ की दे रहे हैं या स्टेट सेट जो कराए जाते हैं, सेट स्लेट जो कराए जाते हैं, उसके एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप लोग का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और आपका माध्यम जो है वह हिंदी है, तो आप जो भी क्वेश्चन प्रीवियस है चाहे जिस स्टेट के हैं, तो आप उसे ज़रूर सॉल्व करें। क्योंकि हमारा देखिए पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है लगभग सेम ही है, कुछ ही पार्ट हैं जो कि अलग है, वरना सभी सेम ही है। तो आप उसे जितने भी पेपर हुए हैं, कराए जा रहे हैं, तो उसे आप ज़रूर सॉल्व करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला हमारा क्वेश्चन जो है कि निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषता को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। संघीय व्यवस्था की विशेषता, एकात्मक व्यवस्था की विशेषता, दोनों संघीय एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं या परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा आंसर इसमें सही होता है वो होगा ऑप्शन 3, यानी दोनों संघीय एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। जो भारतीय संविधान है उसमें संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था दोनों ही विशेषताएं जो हैं वह सम्मिलित की गई हैं। जैसे देखिए संघीय में देखिए क्या क्या है, तो संघीय में शक्तियों का विभाजन है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, संविधान की सर्वोच्चता है और लिखित संविधान है। तो यह क्या है, यह संघीय व्यवस्था है। और एकात्मक जो विशेषता है भारतीय संविधान की, उसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है, इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है और संघ व राज्यों के लिए एक ही संविधान बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। केंद्र राज्य के संबंधों की समीक्षा हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। संथानाम आयोग, सरकारिया आयोग, शाह आयोग या ठक्कर आयोग। देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 2, यानी सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की व्यवस्था की नियुक्ति जो की गई थी वह केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु की गई थी। देखिए सरकारिया आयोग जो है इसका गठन किया गया था 1983 में। 1983 में इसका गठन केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में की थी। और इसकी जो रिपोर्ट है वह अक्टूबर 1987 में 247 सिफारिशें इसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका उद्देश्य है केंद्र राज्य जो संबंध है उसमें सुधार लाना, इसका उद्देश्य था सरकारिया आयोग का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है 4th सही होता है, यानी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो सम्मिलित होते हैं वह होते हैं संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें मनोनीत सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। हमारा है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। देखिए इसमें आंसर सही होता है ऑप्शन 3, यानी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। तो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 2, यानी जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है, तो उत्तरदायी होती है। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने व्यक्ति जो हैं वह मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन 1 सही होता है हमारा 12 सदस्य। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। हमारा आंसर होता है सही 4th।
राष्ट्रपति जो है वह कॉलेजियम की सिफारिश पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। किसकी सिफारिश पे? तो कॉलेजियम की। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पुनरावलोकन शक्ति किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनरावलोकन शक्ति है वह किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय को या केंद्रीय विधि मंत्री को? तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 3, यानी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है निर्णय पुनरावलोकन की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय दिए गए निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा की शक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त आयु है 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 70 वर्ष? तो इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए, यानी 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु जो है वह है 65 वर्ष। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा या मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा। जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 2 सही होता है इसमें, कि लोकसभा के अध्यक्ष की निर्वाचन किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। देखिए, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वह अपने में से किसी एक को बहुमत के आधार पर अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। यह अधिकांशतः सत्ता पक्ष का सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष अलग से शपथ ग्रहण नहीं करता है, वह सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है, संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है? संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए? तो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 4, यानी 6 महीने के लिए। संसद के गैर सदस्य यानी जब तक वह जो मंत्री है अगर उसे संसद की सदस्यता प्राप्त नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता ग्रहण करनी होती है, वरना उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ऑप्शन होता है हमारा 4। अगला है, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें हमारा जो आंसर होता है ऑप्शन 1 यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल यानी की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है। ऑप्शन 1 हमारा सही होता है कि राज्य के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, अनुच्छेद 155 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष? तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 2, यानी 35 वर्ष। 35 वर्ष जो उम्र होनी चाहिए किसकी? तो राज्य के गवर्नर की नियुक्ति के समय। 35 वर्ष राष्ट्रपति की भी आयु होती है, राज्यसभा के सदस्यों। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गवर्नर या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं ऑप्शन 3 हमारा सही होता है गवर्नर। गवर्नर जो है वह राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं अनुच्छेद 154 के तहत। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं और वह राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। और इनका कौन कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं किसके तहत? तो 154 के तहत क्या होता है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वह किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है अनुच्छेद 154 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या गवर्नर? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं गवर्नर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल जो है वह विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है और उसे शपथ भी दिलाता है। ऑप्शन 4 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? विरोधी दल का नेता, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा उपाध्यक्ष? तो देखिए, राज्य विधानसभा का नेता होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है कि राज्य विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है क्योंकि वह विधानसभा में बहुमत दल से बना हुआ है, अतः उनकी सदस्य संख्या अधिक होती है। उसे सत्ता पक्ष का नेता भी कहा जाता है। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य के गवर्नर किसके पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं। राज्य के गवर्नर किसके पश्चात पर्यंत पद पर बने होते हैं, तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन 2 यानी राष्ट्रपति के। राज्य के गवर्नर जो हैं, राज्य के गवर्नर या राज्य के जो राज्यपाल हैं राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं। समानतः यहाँ अवधि 5 वर्ष होती है। भारत में केंद्र सरकार के बदलते ही राज्यों के राज्यपालों को भी बदल दिया जाता है। ये केंद्र का प्रतिनिधि होते हैं। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है पश्चात पर्यंत किसके राज्यपाल का पद, राष्ट्रपति के। राज्य विधान परिषद का गठन होता है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा, मुख्यमंत्री के मनोनयन द्वारा या संसद के सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन सही होता है इसमें हमारा ऑप्शन 2 यानी निर्वाचन मंडल के द्वारा। राज्य विधान परिषद है उसका गठन जो किया जाता है अनुच्छेद 171 के तहत। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की संरचना की गई है और राज्य विधान परिषद का गठन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें शामिल होते हैं 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से निर्वाचित होते हैं और 1/3 सदस्य जो होते हैं वह विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 1/6 भाग जो होते हैं सदस्य वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और 1/12वां भाग सदस्य जो होते हैं वह माध्यमिक और इससे उच्च स्तर के ऐसे शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्हें अध्यापन कार्य करते हुए 3 वर्ष हो चुके होते हैं और 1/12 जो सदस्य ऐसे होते हैं जो ऐसे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्हें स्नातक किए हुए 3 वर्ष हो चुके होते हैं। तो देखिए इसमें कितने तरह के सदस्य सम्मिलित होते हैं, 5 हैं। एक पहला है कि 1/3 सदस्य कौन होते हैं, तो जो स्थानीय निकायों से निर्वाचित होते हैं। दूसरा है 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और तीसरा है 1/6 भाग जो सदस्य होते हैं, 1/6 भाग सदस्य जो होता है वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है और 1/12वां जो भाग सदस्य होते हैं वह माध्यमिक और इससे उच्च स्तर के ऐसे शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्हें अध्यापन कार्य करते हुए 3 वर्ष हो चुके होते हैं और 1/12वां भाग सदस्य ऐसे होते हैं जो स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्हें स्नातक किए हुए 3 वर्ष हो चुके होते हैं। देखिए इसकी जो निर्वाचन पद्धति है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर क्या होता है, तो राज्य विधान परिषद का चुनाव होता है या गठन होता है। तो हमारा ऑप्शन सी होता है ऑप्शन 2 निर्वाचन मंडल द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए। राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन 2 यानी 14 दिन। 14 दिन जो है वित्त विधेयक जो है वह 14 दिनों में, वित्त विधेयक 14 दिनों में एवं समान विधेयक जो है वह 3 माह में। वित्त विधेयक 14 दिनों में एवं समान विधेयक 3 माह में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो ऑप्शन हमारा सही होता है फर्स्ट यानी राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। देखिए अनुच्छेद 216 के अनुसार, अनुच्छेद 216 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद करता है। अनुच्छेद 216 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद करता है। ऑप्शन क्या हमारा सही है, फर्स्ट यानी मुख्य राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, अनुच्छेद 216। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई, तो हमारा आंसर सही होगा थर्ड यानी 1949 में। देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में किया गया। 29 अगस्त देखिए राजस्थान के जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में किया गया था और 1977 में जयपुर बेंच की शुरुआत की गई थी। 1977 में जयपुर बेंच की शुरुआत की गई थी और राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित होती है 50। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन 3 यानी 1949 में की गई थी राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को।
जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष किया गया? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष किया गया? तो देखिए जो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी 1959 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को बगदरी गांव यानी नागौर राजस्थान से, उस गांव का क्या नाम था? तो बगदरी, नागौर राजस्थान में जो स्थित है, में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। और 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में भी नेहरू जी ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था। ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन 4 1959। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए यानी 243 के तहत संविधान को पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में नया भाग है वह नवा भाग जो है वह पंचायत शीर्षक से जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 अड़ यानी 243 ओ तक है। इसके अंतर्गत पंचायतों के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 243 से शुरू होकर 243 ओ या हिंदी में अड़ तक। अगला क्वेश्चन है, पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है ऑप्शन 4 हमारा सही होगा ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है वह पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। ग्राम पंचायत सर्किल के समस्त वयस्क मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठक होना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होता है ग्राम सभा जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है पंचायती व्यवस्था की। अगला है कि शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था? शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण था ऑप्शन 4 हमारा सही होता है सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन था शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण। देखिए जो शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण था वह था सोवियत संघ का विघटन, जो कि हुआ था 26 दिसंबर 1991 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 26 दिसंबर 1991 ईस्वी को। और इसके साथ ही वैश्विक व्यवस्था जो थी वह द्विध्रुव से अमेरिकी ध्रुव हो गई। तो वैश्विक व्यवस्था क्या हुई है? द्विध्रुव से एक ध्रुवीय हो गई है यानी अमेरिकी ध्रुवीय हो गई है। बट अब देखा जाए भविष्य में जो हमारा चल रहा है उस हिसाब से अगर हम लोग कहें तो बहुध्रुवीय हो गई है हमारी व्यवस्था। ये जो व्यवस्था है वैश्विक व्यवस्था, ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। वर्तमान में जो हमारी विश्व व्यवस्था है वह बहुध्रुवीय होती चली जा रही है। तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, वह है वर्तमान में विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, तो वह क्या है? तो वह है अमेरिकी प्राधान्य। ऑप्शन ए उस समय का यह क्वेश्चन है। अभी भी वर्तमान में विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, तो क्या है वह है अमेरिकी प्राधान्य यानी अमेरिका का देखिए शीत युद्ध के अंत के बाद संपूर्ण विश्व में अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति रह गया। फलतः अपनी ताकत के बल पर वैश्विक निर्णय करता है। इसे ही अमेरिकी प्रधान या हेजेमनी का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रामसी ने दिया था। हाँ, तो वही हेजेमनी के सिद्धांत अमेरिकी प्राधान्य हो गया है तो विश्व परिदृश्य में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 2 यानी 1945 को। 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में यूएनओ की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हमें सही कथन बतलाने हैं। देखिए, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, राज्य एक अनावश्यक संस्था है, राज्य का व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं है। तो हमें क्या बतलाना है? सही कथन बतलाना है। तो देखिए हमारा सही होगा ऑप्शन 2 यानी राज्य जो है वह स्वाभाविक है और आवश्यक संस्था है। राज्य कृत्रिम नहीं है, राज्य अनावश्यक नहीं है और राज्य व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि राज्य का व्यक्ति के प्रति दायित्व होता है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए राज्य के चारों तत्व जो है अनिवार्य तत्व हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है संप्रभुता। संप्रभुता है जो कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के अगर संप्रभुता नहीं है तो वहाँ राज्य नहीं होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, देखिएगा आप लोग, इसमें कई स्टेट का नाम दिए जाते हैं, जैसे यूएसए दिया जाएगा, चाइना दिया जाएगा, इंडिया दिया जाएगा। उसमें अगर कहीं राजस्थान अगर लिख दिया जाता है, इसमें पूछा जाता है कौन सा स्टेट नहीं है, राज्य नहीं है, तो उसमें क्या होगा, राजस्थान नहीं होता है, क्योंकि राजस्थान में अपनी संप्रभुता नहीं होती है। राजस्थान जो है वह किसके अंतर्गत है, तो वो इंडिया के अंतर्गत है। तो राजस्थान का संप्रभु जो है वह इंडिया है, भारत है। इसीलिए क्या संप्रभुता जो है वह आवश्यक तत्व, सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वह आवश्यक तत्व राज्य का है, तो वह संप्रभुता। क्योंकि राजस्थान में देखिए जनसंख्या तो होती ही है, क्षेत्र भी होते हैं और सरकार भी होती है, अगर लेकिन वह राज्य नहीं कहलाता, केवल अगर संप्रभुता उसकी नहीं होती है, क्योंकि वह इंडिया के अंतर्गत आता है, इंडिया के संप्रभु के अंतर्गत आता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। ये कोटेशन दिया गया है कि राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि जो संप्रभुता की अवधारणा है वह समाप्त कर दी जाए। यह कथन किसका है, लास्की, गेटेल, गिलक्राइस्ट या प्लेटो। तो देखिए यह जो कथन है वह है लास्की का। जो लास्की थे वह थे एक बहुलवादी। लास्की कौन थे, तो ये बहुलवादी थे और इन्होंने संप्रभुता की अवधारणा की आलोचना की है अपने इस कथन द्वारा। तो हमारा आंसर से होता है ऑप्शन फर्स्ट। देखिए राज्य संघों का एक संघ है, राज्य संघों का यह संघ है, यह कहा था, राज्य क्या है, संघों का एक संघ है, यह कहा था लास्की ने। ऑप्शन हमारा 4 सी होगा है। लास्की कहते हैं कि राज्य जो है वह संघों का एक संघ है। बहुलवादी लास्की ने माना कि संप्रभुता विभाजित हो सकती है। क्या मानते हैं लास्की, वह मानते हैं कि जो संप्रभुता है वह विभाजित हो सकती है। इसी संदर्भ में उनका कथन है, चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए, अतः राज्य संघों का एक संघ है। यह कथन था लास्की का। ऑस्टिन की प्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। ऑस्टिन की जो संप्रभुता है उसके सिद्धांत का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है वह हमें बतलाना है। तो देखिए वह होगा फर्स्ट, यानी यह निरंकुश है। यह निरंकुश है। यहाँ एकलवादी ऑस्टिन ने, देखिए वो लास्की जो थे वह बहुलवादी थे और जो ऑस्टिन है यह एकलवादी है। इनकी बुक है लेक्चर ऑन ज्यूरिप्रूडेंस। लेक्चर ऑन ज्यूरिप्रूडेंस जो है इनकी बुक है, उसमें उन्होंने संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत को स्पष्ट किया है। संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत को स्पष्ट किया है ऑस्टिन ने अपनी बुक लेक्चर ऑन ज्यूरिप्रूडेंस में। और इसमें ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता में जो गुण पाए जाते हैं, संप्रभुता के जो गुण पाए जाते हैं, देखिए पूर्णता, सर्वव्यापकता, अद्वैतता, अस्थायित्व, अविभाज्यता, अनन्यता, निरंकुशता। 7 गुण बतलाए हैं ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता सिद्धांत में। देखिए पूर्णता बताया है, पूर्णता, सर्वव्यापकता, 3rd है अद्वैतता, 4th है स्थायित्व, 5th है अविभाज्यता, 6th है अनन्यता, 7th है निरंकुशता। ये आदि गुण पाए जाते हैं किसमें, तो ऑस्टिन की प्रभुता सिद्धांत में। तो हमारा ऑप्शन सी होता है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष को सर्वोत्तम उदाहरण है। कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है वो किस देश का, तो हमारा आंसर सी होगा ऑप्शन 3, यानी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष होते हैं इंग्लैंड में, तो उसका सर्वोत्तम जो उदाहरण वह देश है इंग्लैंड है। देखिए ब्रिटेन में कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष यानी सम्राट होता है, यानी जो महारानी होती हैं या होते हैं, सम्राट या महारानी जो होती हैं, यह क्या होते थे, ये नामधारी अध्यक्ष होते हैं। तो यही सर्वोत्तम उदाहरण है कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का, केवल नाम मात्र के जो अध्यक्ष होते हैं इंग्लैंड में। अगला है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। हमारा आंसर सी होगा फर्स्ट, यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं वह क्या होते हैं, तो वह वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। देखिए जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वह वास्तविक अध्यक्ष होता है, वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसमें सही होता है।
अगला है कि निम्न में से किस देश में बहुल कार्यपालिका है। निम्न में से किस देश में क्या है, तो बहुल कार्यपालिका है। तो देखिए इसमें जो बहुल कार्यपालिका है वह है स्विट्जरलैंड में। इन देशों में से जिनमें जो बहुल कार्यपालिका है स्विट्जरलैंड में है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही होता है। देखिए जो स्विस है वह संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति यानी संघीय परिषद है। स्विस संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति संघीय परिषद है। जो कार्यपालिका शक्ति है वह है संघीय परिषद यानी फेडरल काउंसिल में निहित होती है। स्विस संघीय सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति है वह संघीय परिषद में निहित होती है। इसमें 7 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य किसी एक विभाग का अध्यक्ष होता है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। संघीय परिषद के ये सदस्य संघीय सभा के द्वारा, जिसे जो स्विस संसद है उसके द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संघीय सभा इनमें से एक सदस्य को एक वर्ष के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भी चुनती है। संघीय परिषद के अध्यक्ष को ही राष्ट्रपति कहा जाता है स्विट्जरलैंड में। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 2 यानी जो बहुल कार्यपालिका है वह कहाँ है, तो वह स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि राज्याध्यक्ष के पास वीटो की शक्ति है, प्रधानमंत्री राज्याध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, संसद पर कैबिनेट मंत्री परिषद के वर्चस्व होता है या संसद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन 3 यानी संसद पर कैबिनेट या मंत्री परिषद का वर्चस्व होता है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में। तो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था जो है उसमें संसद पर कैबिनेट मंत्री परिषद का वर्चस्व होता है, क्योंकि कानून बनाना, संशोधन करना या नियुक्तियां करना जो अन्य महत्वपूर्ण निर्णय है वह शक्ति बहुमत के पास होती है। और बहुमत किसके पास होती है, मंत्रिमंडल के पास होती है। हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है किस देश में उच्च न्यायालय मतलब किस देश में उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है। मतलब उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन माने दोनों सदन जो होते हैं वह सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। तो जो इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा अमेरिका में। अमेरिका जो है वह उसमें सीनेट में प्रत्येक राज्य में 2 सदस्य होते हैं और उनके महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय सीनेट की मंजूरी से ही होते हैं। यथा एक जो है वह विदेशों से की गई संधियाँ, दूसरा न्यायाधीशों पर महाभियोग आदि। इस कारण से सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च सदन सीनेट हो कहा जाता है। तो उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन जो सेकेंड सदन है यानी उच्च सदन वह कहाँ का सर्वाधिक शक्तिशाली है, तो वह अमेरिका का जो द्वितीय सदन है वह सर्वाधिक शक्तिशाली है। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है भारत में संघीय कार्यपालिका में सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। भारत की जो संघीय कार्यपालिका है वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन 3 यानी लोकसभा के प्रति। भारत की संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है सामूहिक रूप से, तो लोकसभा के प्रति। तो देखिए भारत में जो संघीय कार्यपालिका है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और वही व्यक्तिगत रूप से अगर कहा जाए तो वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। अगला है निम्न में से देखिए चुनाव करना है कि न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता है। न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता क्या है वह हमें बतलाना है। तो देखिए अगर न्यायपालिका की कुशलता के लिए अगर पहली आवश्यकता की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 4 यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वह पहली आवश्यकता है किसकी, तो न्यायपालिका की कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्ति को नियंत्रित करने हेतु मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्ति को नियंत्रित करने हेतु मॉन्टेस्क्यू द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 3 यानी नियंत्रण एवं संतुलन का। नियंत्रण एवं संतुलन जो है इस व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मॉन्टेस्क्यू द्वारा। किस लिए किया गया था, तो राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों के नियंत्रण के लिए। देखिए जो फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू हैं, जो मॉन्टेस्क्यू क्या है, तो वे एक फ्रांसीसी विचारक हैं। उन्होंने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ द लॉ जिसका प्रकाशन वर्ष है 1748, स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक है मॉन्टेस्क्यू की जिसका प्रकाशन वर्ष 1748 में शक्ति पृथक्करण या नियंत्रण एवं समन्वय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं, जिससे संतुलन जो है वह बना रहता है और अमेरिकी संविधान नियंत्रण और संतुलन का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होता है, नियंत्रण एवं संतुलन। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है।
तो लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या होगा? तो हमारा आंसर सही होगा 4। केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का माध्यम भी है। जो लोकतंत्र का अर्थ है वह केवल शासन का स्वरूप ही नहीं क्या है, अपितु जीवन का माध्यम भी है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। लोकतंत्र के अंतर्गत व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास संभव है, जबकि तानाशाही या फांसीवादी व्यवस्था में जीवन का दमन कर दिया जाता है। अतः लोकतंत्र मानव के जीवन का एक सर्वोत्तम माध्यम कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 सही होता है। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, पुस्तक के लेखक हैं, हमारा सही होगा ऑप्शन 2 लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस की बुक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज। लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, किसका कथन है? लोकतंत्र जो है वह शासन का एक विकृत स्वरूप है। यह कथन था अरस्तु का। अरस्तु ने लोकतंत्र शासन को विकृत स्वरूप बतलाया है। लोकतंत्र को देखिए इसमें क्या है, लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप बतलाया है किसने? तो अरस्तु ने। ऑप्शन 3। अगला है कि आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है। निम्न में से क्या करना है? हमें सही कथन चुनना है। तो आधुनिक जो तानाशाही है आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है। हमारा आंसर क्या होगा इसमें? पहला होगा सर्वसत्तावादी राज्य को। आधुनिक तानाशाही ने सर्वसत्तावादी राज्य को जन्म दिया है। संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय शासन में कार्यपालिका है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 2, यानी संसद के निचले सदन के प्रति, यानी लोकसभा के प्रति। संसदीय शासन में कार्यपालिका उत्तरदायी होती है संसद के निचले सदन के प्रति। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वह नहीं होते हैं। देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य होता है, मंत्री भी विधानसभा के सदस्य होते हैं, और जो कार्यपालिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन 3 हमारा सही होगा कि कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है वह मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन 3। अगला है कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य जो लक्षण है वह है संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन 4। अगला है एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है, ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा ऑप्शन 1, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का जो केंद्रीकरण है वह एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है, और संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या मुख्य जो लक्षण था वह था संविधान की सर्वोच्चता, और एकात्मक क्या? शक्तियों का केंद्रीकरण। अगला है कि शासन के एकात्मक स्वरूप में हमारा आंसर सही होगा 3। कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है। शासन के एकात्मक स्वरूप में कार्यपालिका का गठन जो होता है वह विधायिका के सदस्यों में से होता है। ऑप्शन 3। देखिए जो एकात्मक शासन व्यवस्था है उसमें शक्तियों का केंद्रीकरण केंद्र सरकार के पास होता है। जो अगला क्वेश्चन था पिछला हमारा एकात्मक व्यवस्था का, उसमें क्या होता है कि जो शक्तियों का केंद्रीकरण होता है वह केंद्र सरकार के पास होता है, और शासन व्यवस्था एक ही शक्ति से संचालित होती है। यथा ब्रिटेन है, श्रीलंका है, चीन है आदि की शासन व्यवस्था जो है वह एकात्मक है। और देखिए 51वां जो क्वेश्चन है उसमें हमारा क्या है, शासन के एकात्मक स्वरूप किसमें भी बात की गई है। तो इसमें इसका जो स्वरूप होता है वह कार्यपालिका का गठन जो होता है वह विधायिका के सदस्यों में से ही होता है। अब बाकी जो कार्यपालिका है विधायिका की शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है, शक्तियों का विभाजन भी नहीं होता है एकात्मक में, और एक दलीय व्यवस्था एकात्मक शासन का स्वरूप नहीं है। फ्रेंड्स अगले इस वाले में इस PDF में लगभग जो एग्ज़ाम कराया गया इसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसके जो अगले क्वेश्चन हम लोग पीछे अगले वीडियो में देखेंगे।